नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके समक्ष एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी का नाम है संवादहीनता और ये कहानी श्रीमती मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई है। तो सुनते हैं कहानी संवादहीनता। अरे भाई, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? सुबह जॉगिंग से वापस आए शाश्वत ने जोर से कहा और अपने कमरे में चला गया। तभी श्रेया चाय लेकर आई और बोली, मम्मी, मैंने पापा को चाय दे दी है। ये आपकी और शाश्वत की चाय है, तो दे दो उसे कमरे में। नंदिनी आश्चर्य से बोली तो श्रेया हड़बड़ा गई। हड़बड़ी दिखाते हुए बोली, मम्मी, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, प्लीज आप चाय दे दीजिए ना। कहती हुई वो रसोई में यूं भागी मानो 2 मिनट में पता नहीं क्या हो जाएगा। नंदिनी शाश्वत की चाय लेकर उसके कमरे में आई तो शाश्वत ने जल्दी से उसके हाथ से ट्रे ली। दोनों साथ साथ चाय पी रहे थे। तभी सुधीर आ गए और हंसते हुए बोले, अरे वाह, आज माँ बेटा एक साथ चाय पी रहे हैं। हाँ, आज श्रेया का नाश्ता नहीं बना, बेचारी ने चाय भी नहीं पी। मैं जाकर रसोई में उसका हाथ बटा देती हूँ। कहती हुई नंदिनी अपना कप रखकर चल दी। श्रेया, क्या मदद करूं? मैं परांठे बना देती हूँ, तू चाय पी ले। नहीं मम्मी, बस हो गया, मैं आराम से बाद में चाय पी लूंगी। फिर भी वह बहू के काम में हाथ बटाने लगी। जाने क्यों आज श्रेया कुछ चुप चुप सी लगी, मानो गहन विचारों में खोई हो, वरना वह कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें करती रहती है। नाश्ते की मेज पर भी वो यंत्रवत काम करती रही। कहीं शाश्वत से कुछ नहीं, ये तो मस्त है, रोज की तरह बात कर रहा है। भ्रम जानकर नंदिनी अपने कार्य में व्यस्त हो गई। शाम को शाश्वत आया तो श्रेया अचानक सरदर्द की बात कहकर चाय का कप लेकर अपने कमरे में चली गई और शाश्वत की चाय उसने वहीं रख दी। शाश्वत अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में सुधीर से बात करता रहा। श्रेया व शाश्वत रोज शाम को कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं, पर आज श्रेया के सिर में दर्द था, इसलिए वे कहीं नहीं गए। शाश्वत ने श्रेया से पूछा, डॉक्टर के पास चले क्या? नहीं, जरूरत नहीं। श्रेया के सपाट से जवाब से वह चुप हो गया। सुबह फिर वही टिफिन नंदिनी को देते हुए बोली, मम्मी, शाश्वत को दे दीजिएगा। नंदिनी कुछ बोलती कि उससे पहले शाश्वत आ गया। टिफिन देखते ही बोला, थैंक्स श्रेया, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए शाश्वत नीचे चला गया। तो भी श्रेया कुर्सी में बैठी अखबार में नजरें गड़ाए रही। तभी उसे लगा कि नंदिनी उसकी ओर आश्चर्य से देख रही थी। श्रेया हड़बड़ाकर जल्दी से उठ गई, पर तब तक शाश्वत नीचे जा चुका था। अनमनी सी बालकनी में खड़ी श्रेया शीघ्र ही वापस आ गई। जैसे ही शाश्वत निकला, श्रेया फिर से सबके साथ सामान्य व्यवहार करने लगी। नंदिनी को अंदाजा हो चुका था कि बहू और बेटे के बीच कुछ तार खिंच गए हैं। नंदिनी दोनों के व्यवहार से कुछ बेचैन सी हो गई थी। दोपहर का खाना खाने के बाद वह आंखें बंद करके लेट गई। उलझा हुआ दिमाग बार बार श्रेया की तरफ चला जाता था। जाने क्यों उसकी मानसिकता उसे बड़ी पहचानी सी लगी। कई बार हिम्मत करके श्रेया से बात करने का ख्याल आया, पर हर बार उसके कदम ये सोचकर ठिठक जाते कि कहीं श्रेया इसे बेवजह की दखल अंदाजी न समझे। फिर शाश्वत की गैर मौजूदगी में उसका सामान्य व्यवहार उसे भ्रम की स्थिति में डाल देता। श्रेया के चेहरे में नंदिनी को अपना पुराना अक्स दिखाई देता, जब नंदिनी की सुधीर के साथ शादी हुई थी। सुधीर स्वभाव से शांत और उसका बेहद ध्यान रखने वाले पति थे। नंदिनी के मायके वाले व अन्य रिश्तेदार उसके भाग्य की प्रशंसा करते न अघाते।
गृहस्थ जीवन के शुरुआती दिनों में जब कभी नंदिनी और सुधीर के विचार टकराते, तब आहत नंदिनी उससे बातचीत बंद कर जाने कितने समय इस आस में गुजार देती। कभी तो सुधीर उसकी नाराजगी का कारण पूछते हुए कहेंगे कि आओ नंदिनी, हम अपने मतभेद के बारे में बात करें। फिर दोनों अपने पक्ष गिले शिकवे एक दूसरे के सामने रखें। ऐसा दोबारा ना हो इसकी कस्में खाएं। खुले मन से अपनी अपनी भूलों को स्वीकार कर दोनों आगे बढ़ें। पर वो दिन कभी नहीं आता। समय आगे बढ़ जाता, पर नंदिनी का मन वहीं उलझता रहता। सुधीर नंदिनी के इस अबोलेपन को पहचानते और प्रत्युत्तर में बातचीत जारी रखते, पर कभी उससे उस संवादहीनता का कारण नहीं पूछते। नंदिनी अपने अबोलेपन से अपना विरोध जताती, जबकि सुधीर ऐसे समय में भी नंदिनी के प्रति प्रेम प्रदर्शन में कोई कमी नहीं रखते। उम्र के उस दौर में अक्सर सुधीर द्वारा जताए हुए प्यार का पलड़ा भारी रहता। लोगों के सामने सुलझे पति के रूप में पहचाने जाने वाले सुधीर विवादित मुद्दों को अनसुलझा ही छोड़ देते थे। उलझनों को सुलझाए बगैर सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश करते। समय के प्रवाह में ऐसा हो भी जाता, पर बिन सुलझी गुत्थियां गांठें बन नंदिनी के दिल में टीस उठाती। नंदिनी ने कई बार सुधीर को समझाया, पर वो अपना रवैया नहीं छोड़ पाते। उसे याद आया, एक बार नंदिनी की लंबी चुप्पी के बाद छोटा सा शाश्वत मायूसी भरे स्वर के साथ बोला, मम्मी, गर्मियों की छुट्टियों में जब हम महाबलेश्वर जाएंगे, तब भी क्या आप ऐसे ही चुप रहोगी? हमारा तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। नंदिनी उसकी भोली आशंका से द्रवित हो गई थी। उसने तुरंत शाश्वत को गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, इसलिए चुप रहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी। अपने अहम को त्याग कर उसने झगड़े के मूल को दबा तो लिया, पर मन में पनपती उन गांठों को वे कुछ न कर पाई जिन्हें सुलझाने में सुधीर ने कभी विश्वास नहीं रखा। आज उदास श्रेया में स्वयं को और शाश्वत में सुधीर को देखकर सिहर गई। नहीं, साधारण सा दिखने वाला दोनों का ही व्यवहार सामान्य नहीं है। शाम को शाश्वत घर आया तो छाई चुप्पी को देखकर पूछ बैठा, मम्मी, श्रेया घर में नहीं है क्या? बेटा, आज भी अपनी सहेली पूजा के साथ शॉपिंग के लिए गई है। मैं चाय बना रही हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, हम साथ चाय पियेंगे। आज कितने दिनों बाद मुझे अपने बेटे के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिला है। मम्मी, तभी तो कहता हूँ श्रेया को उसके मायके भेज देते हैं। शाश्वत के इस मजाक पर वह हंस पड़ी। एक दिन भी रह पाएगा उसके बगैर? शाश्वत माँ की बात पर मुस्कुरा दिया। वह शाश्वत की आंखों में श्रेया के प्रति उसका मौन समर्पण साफ देख पा रही थी। अगले ही पल उसने शाश्वत से पूछा, तुम्हारे और श्रेया के बीच ठीक तो है ना? माँ के अचानक किए गए इस सवाल पर शाश्वत असहज हो गया था। मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नंदिनी से आंखें चुराते हुए वह बोला। तो नंदिनी ने दृढ़ता से कहा, कुछ तो है शाश्वत। अरे मम्मी, एक छोटी सी बहस हुई थी हम दोनों के बीच में। आप तो जानती हैं श्रेया कितनी सेंसिटिव है, लेकिन अब सब ठीक है। मम्मी, आप उसे इतना सीरियसली क्यों ले रही हैं? वो कितने दिन नाराज रह सकती है, जानती नहीं है क्या? मम्मी, श्रेया 2 दिन भी बोले बगैर नहीं रह सकती, कहकर शाश्वत हंस पड़ा। बेटा, यह अच्छी बात है कि बहू कोई बात ज्यादा दिन अपने अंदर नहीं रखती। फिर भी कोई बात उसके भीतर जन्म लेकर ग्रंथि बनाकर पनपे, उसे समय से पहले ही उखाड़ कर फेंक दो। बेटा, तुम्हारे द्वारा अपनाया गया सामान्य व्यवहार उसे अपनी उपेक्षा का एहसास करा सकता है।
बातचीत बंद हो तो बातों का सूत्र वहीं से पकड़ो जहां से बातचीत बंद हुई थी, नहीं तो यह बोलापन तुम्हारे रिश्ते को दीमक की तरह चाट जाएगा। छोटी छोटी बातें उसे तनावग्रस्त कर देंगी। ये क्या तुम देख सकोगे? शाश्वत पुरुषत्व समस्या के समाधान में है, उसे नजरअंदाज करने में नहीं है। शाश्वत की चुप्पी में नंदनी की बातों का असर दिखने लगा था। नंदनी बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अबोलापन मन में गांठें निर्मित करता है, जबकि बातचीत उन गांठों को खोलती है। झगड़े के मूल को उखाड़ना बेहतर है, बजाय उसे छेड़ा ही ना जाए, क्योंकि उस मूल से तो विषाद और तकलीफ के अंकुर फूटेंगे। आपसी बातचीत एक दूसरे को समझने का सशक्त जरिया है। तुम दोनों समझदारी से एक दूसरे के सामने अपना पक्ष रखोगे तो कोई वजह नहीं कि रास्ता ना निकले। विवाद के भय से मुद्दे को छेड़ा ही ना जाए, ये ठीक नहीं। नंदनी अपनी रौ में बोले जा रही थी, तभी उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। कब से सुधीर बगल में खड़े थे। ना तो नंदनी और ना ही शाश्वत का ध्यान सुधीर की ओर गया था। आप कब आए सुधीर? मैं आपकी चाय लेकर आती हूँ। नंदनी चाय लेकर आई तो उसने नोट किया कि दोनों ही चुपचाप बैठे थे। नंदनी ने सुधीर से इधर उधर की बात की तो वे हाँ हूं में जवाब देते रहे। रात को खाने की मेज पर भी खामोशी छाई रही, जो सभी के भीतर चल रहे आत्म मंथन को दर्शा रही थी। इस मौन से असहज होकर नंदनी ने सुधीर से टहल कर आने को कहा तो सुधीर तुरंत सही तैयार हो गए। रास्ते में छाई चुप्पी को तोड़ते हुए नंदनी बोली, क्या हुआ? आज आप इतने चुप क्यों हो? नंदनी के प्रश्न के प्रत्युत्तर में सुधीर ने उसका हाथ थाम लिया और संजीदा होकर बोले, उम्र के सांदे बेला में यह एहसास हुआ कि जीवन में आई उलझनों को सभी अपनी अपनी समझ के अनुसार सुलझाते हैं। मेरी हमेशा से ये सोच रही कि एक अनर्गल विवाद से एक सार्थक चुप्पी भली है। समस्याओं को सुलझाने में मैं मौन को अहमियत देता रहा, क्योंकि डरता था कि वाद प्रतिवाद से समस्या उलझकर कोई अप्रिय रूप ना ले ले। इधर तुम अपनी चुप्पी से विरोध जताती रही। परिणाम स्वरूप बढ़ती संवादहीनता हमारे बीच दूरी पैदा करती रही। मैं उसे पाटने के लिए आपसी बातचीत को जारी रखता, लेकिन विवाद की उन जड़ों को न छेड़ता जिसका इंतजार तुम्हें हमेशा रहता। ये मानवीय गलतियां स्वाभाविक हैं। आज जिस तरह तुमने शाश्वत को समझाया है वो बहुत जरूरी था। नंदनी की आंखों में अनायास ही ढेर सारा प्यार सुधीर के लिए उमड़ आया। मैं भावुक होकर बोली, नहीं सुधीर, मुझे तुम्हारे से कोई शिकायत नहीं। हम दोनों ने अपने स्वभाव के अंतर्गत ऐसा किया। मैंने भी काफी बाद में यह महसूस किया कि स्त्री पुरुष के व्यवहार में जेनेटिक अंतर होता है, पर एक दूसरे को समझने के लिए प्रयासों की भी अपनी भूमिका होती है। क्यों मैं संवादों की डोर को थामकर एक समतल रास्ते का चुनाव नहीं कर पाई? चुप्पी के कांटों को बिखेरते हुए अपनी राह को खुद ही तो कंटीला बनाया था मैंने। अगर तुम गलत थे तो मैं भी सही नहीं थी। मैंने गलती की। इंतजार करके संवाद प्रक्रिया की शुरुआत तुम्हारी तरफ से हो। मैंने भी तो बातचीत का सूत्र पकड़ने का प्रयास नहीं किया। इस तरह से न जाने कितने बेशकीमती पलों को खुद ही नाराजगी और तनाव की भीड़ चढ़ा दिया। तुम्हारे भीतर उठा ये मंथन बता रहा है कि तुमने शायद मेरी और शाश्वत की बातें सुन ली हैं। मैं श्रेया को वो तनाव नहीं देना चाहती जो कभी मैंने झेला था। आज उम्र और अनुभव के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि उस समय समझदारी से मसले को सुलझाया होता तो शायद संवादहीनता से उठने वाले दर्द की पीड़ा से खुद को और तुम्हें बचा लिया होता।
शाश्वत के साथ साथ श्रेया को इस बात का एहसास जरूर करवाऊंगी कि वो भी शाश्वत की पहल के इंतजार में आने वाले सुनहरे पलों को धूमिल ना करे। गृहस्थी की गाड़ी दो पहियों पर तभी चलती है जब दोनों तालमेल बिठाएं। नंदनी की बातें सुनकर सुधीर ने प्यार से उसका हाथ चूम लिया। सुधीर के समर्पण को देखकर वो भावुक हो उठी थी। ताजी हवा के झोंकों ने दोनों को सहलाकर नई स्फूर्ति से भर दिया था। यूं लगा मानो दोनों का एक मीठा सा रिश्ता अभी अभी जुड़ा हो। घर के पास लगा गुलमोहर भी झूम झूम कर बधाई देकर मानो कह रहा हो कि बात करने का साहस हर इंसान में नहीं होता है। घर आ गया था। श्रेया और शाश्वत सोने चले गए थे। देर रात तक उनके कमरे से बातचीत की धीमी धीमी आवाजें आती रही। सुबह नंदनी रसोई में आई तो सुखद आश्चर्य में डूब गई। श्रेया चाय बनाती हुई कुछ बोलती जा रही थी और शाश्वत आराम से किचन की रैक पर बैठा हुआ उसे निहार रहा था। यह देख नंदनी चुपके से बाहर आ गई और बरामदे में अखबार लेकर बैठ गई। संवादहीनता खत्म हो चुकी थी। रिश्तों पर जमी बर्फ को प्यार व मुनहार की गर्मी ने पिघला दिया था। ऐसे में स्वतः ही घर पर एक स्वाभाविक उल्लास से भर गया था। लेकिन नंदनी कुछ और सोच रही थी। वह सोच रही थी कि संवादहीनता खत्म करने का ये आधा प्रयास है। ये प्रयास पूरा होगा जब श्रेया सार्थक संवादों के महत्व को समझेगी। अभी तो बेटी समान बहू को भी उसकी उस गलती का एहसास करवाना है जो कभी मैंने की थी। अब श्रेया की बारी है ये समझने की कि संवादहीनता रिश्तों में लगी दीमक के समान होती है। मेरा रिश्ता बचा क्योंकि सुधीर ने हर हाल में संवाद को कायम रखा। कभी मैं कहूं, कभी तुम के संगीत पर चलना जरूरी है। एक दूसरे के प्रयासों को फॉर ग्रांटेड ना लेकर स्वयं के प्रयासों को जारी रखने में समझदारी है। दूसरों की पहल के इंतजार से स्वयं का इजहार हमेशा अच्छा होता है। ये सभी बातें सहज रूप से श्रेया को भी बताना जरूरी है ताकि अपने वैवाहिक जीवन में इन छोटी छोटी अमूल्य बातों के महत्व को समझकर सुखी जीवन बिताए, जिससे खुशियों और आपसी समझ का बसेरा इन बच्चों के आंगन को सदैव सुवासित करता रहे। क्या हुआ मम्मी? श्रेया ने अपनी ओर प्यार से निहारती नंदनी से पूछा तो वह मुस्कुरा दी। उसे उम्मीद थी कि समझदार श्रेया नंदनी के अनुभवों से उपजी सीख को अपने जीवन में जरूर उतारेगी ताकि आने वाली खुशियां सन्नाटे से डरकर अपना रास्ता ना बदलें। तो इसके साथ ही एपिसोड समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।